आज हम लोग 10th मैथ वीवीआई क्वेश्चन सीरीज का लेक्चर 9 पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 5 तक में वास्तविक संख्याएं को तथा लेक्चर 6 से लेकर लेक्चर 8 तक में बहुपद को पढ़ चुके हैं। आज लेक्चर 9 से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 आएंगे। साथ ही जो लेक्चर के बाद मैं SW देता हूं, उस SW को आप लोग बना के इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। मैं जरूर चेक करके आप लोगों को आंसर दूंगा कि आप लोगों ने कितना अंक हासिल किया। बीच में मैं आपके क्वेश्चन को चेक करना बंद कर दिया था क्योंकि मैं 12 का वीडियो बना रहा था, लेकिन आजकल मैं रोज रोज आप लोगों के वीडियो को चेक कर रहा हूं। आज 27 बच्चे आंसर भेजे थे, जिसमें 10 बच्चे 10 अंक में 10 अंक लाए थे। तो चले अब अपने क्लास को शुरू करें। तो चले अपने चैप्टर को शुरू करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो पहले हम लोग यह जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या हैं। तो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां a b c अचर होते हैं जबकि x y चर होते हैं और a और b 0 के बराबर नहीं होते हैं। मतलब ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप को क्या बोलते हैं हम लोग? दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसे एग्जाम्पल से समझे। जैसे मान लीजिए 3x प्लस 2y बराबर 8 है, तो इसमें x भी है और इसमें y भी है और इसमें एक अचर भी है। तो क्या हुआ? दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। और ले माइनस 5x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ क्योंकि इसमें x भी है, इसमें y भी है और इसमें एक अचर भी है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिसमें दो चर हो, x और y हो। ठीक है, उसे बोलेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ले x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0, इसमें भी x है, इसमें भी y है, इसलिए क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है। हम बोलेंगे 3x प्लस 5 बराबर 0, यह दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x तो है लेकिन y नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण उसे कहेंगे इसमें दो चर हो, x और y। तो इसमें दो चर x और y है, इसलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये भी देखें 5x प्लस 2y बराबर 0, इसमें भी यह भी क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्योंकि यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है? y है। तो अब हमको लगता है कि आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण से पूरी तरह से क्लियर हो गए। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, फिर इसका सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना काफी आसान है। केवल आप इस 3 पॉइंट को रट जाते हैं तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको फ्री में मिलेंगे। केवल यह 3 पॉइंट पे ही इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आधारित है। ठीक है, इसको समझते हैं। इसको समझने के पहले हम एक बात को समझ लेते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 क्या है। ठीक है, जैसे मान ले दो समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 5, ठीक है, तथा 8x प्लस 3y बराबर 7। तो इसमें a1 बटा a2 क्या है, b1 बटा b2 क्या है, c1 बटा c2 क्या है, हम लोग समझेंगे। तो इसमें a1 बटा a2 क्या होता है, याद रख लें। जो x का गुणांक होता है उसे हम लोग a1 बटा a2 बोलते हैं। x का गुणांक, किसका गुणांक? x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? ऊपर 3 है, नीचे 8 है, तो 3 बटा 8 हुआ a1 बटा a2। क्लियर है? b1 बटा b2 क्या होता है? तो जो y का गुणांक होता है उसे b1 बटा b2 बोलते हैं। जो y का गुणांक होता है उसे b1 बटा b2 बोलते हैं। तो y का गुणांक ऊपर क्या है? 4 है और नीचे क्या है? 3 है, तो हो गया 4 बटा 3 हो गया b1 बटा b2। और c1 बटा c2 क्या है? तो जो बराबर में अचर रहता है उसे हम लोग बोलते हैं c1 बटा c2। तो बराबर में अचर क्या है? 5 बटा क्या है? 7 है। तो अब अगर आप a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2 को समझ जाते हैं तो बुझिए कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपके मुट्ठी में है। एक बार समझ लें,
जो x का गुणांक होता है वो n/a2 होता है। तो ऊपर x का गुणांक क्या है 3 है, नीचे क्या है 8 है, 3/8। जो y का गुणांक होता है b1/b2, तो y का गुणांक ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो 4/3। और जो अचर होता है बराबर में होता है, ठीक है, चाहे x y जिसके साथ नहीं होता है उसे बोलते हैं c1/c2। तो c1/c2 का मान क्या है 5/7 है, 5/7। क्लियर है? तो चले इसके हम लोग ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। यदि a1x b1y और c1 तथा a2x b2y और c2 दो समीकरण हो, ठीक है, और जब दोनों में तुलना करें तो a1/a2 बराबर नहीं हुआ b1/b2 के। a1/a2 b1/b2 क्या आप लोग जानते हैं? अगर दोनों का मान बराबर नहीं हुआ तो इस 3 कंडीशन को रट जाए। अगर दोनों का मान बराबर नहीं हुआ तो जो दोनों बराबर ही नहीं हुआ तो दोनों समीकरण के जब हल निकालेंगे तो हल अद्वितीय हल होगा। मतलब अद्वितीय का मतलब केवल एक हल निकलेगा। इस तरह के जो युग्म होंगे, इस समीकरण के दोनों युग्म होंगे, वो क्या कहलाएंगे? संगत कहलाएंगे। याद रखें, संगत का दूसरा नाम है अविरोधी। याद कर लीजिए, इसमें बार बार लड़का लोग फंसता है। संगत युग्म का दूसरा नाम है अविरोधी। इस तरह से दोनों रेखाएं जो होगी, मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे। यहाँ पे दो रेखाएं हैं, दोनों क्या है? प्रतिच्छेदी है। तो क्या मिला हमें? a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो उससे हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा। इस तरह के युग्म को हम लोग संगत कहेंगे, चाहे अविरोधी कहेंगे। और इसमें जो दो रेखा होगा, ठीक है, दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगा, मतलब दोनों रेखा प्रतिच्छेदी होगा। अब देखो केस 2 नंबर, यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, बराबर हो c1/c2 के, मतलब तीनों बराबर हो, तो इसमें हल क्या होंगे? अनंत हल होंगे। अनंत हल के मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। और इस तरह के युग्म को भी हम लोग संगत युग्म कहेंगे, ठीक है, मतलब अविरोधी। और इसमें जो रेखाएं मिलेगी, दोनों रेखाएं समपाती मिलेगी, मतलब दोनों रेखा खींचेंगे कहीं से भी, ठीक है। आगे हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो मालूम चलेगा। मतलब समपाती का मतलब कितना भी हम कोशिश करेंगे कि दो रेखा अलग अलग हो जाए, लेकिन अलग अलग नहीं होगा। लास्ट में जाके एक ही रेखा मिलेगा। मतलब दोनों रेखा एक ही रेखा पे होंगी तो उन्हें हम लोग समपाती बोलते हैं, ठीक है। जब हम लोग इसका ग्राफ खींचेंगे तो और क्लियर ये हो जाएगा। फिलहाल में आप लोग इसे रट लें कि जब तीनों बराबर हो तो अनंत हल होंगे। इस तरह के युग्म हम लोग संगत युग्म कहेंगे। और रेखाएं समपाती होंगी, मतलब हम कितना भी कोशिश करेंगे अलग अलग रेखा हो जाए, लेकिन नहीं, दोनों रेखा एक ही रेखा पे होगी, समपाती होगी एकदम, ठीक है। ग्राफ के द्वारा हम लोग समझेंगे आगे देखें। 3 नंबर, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। इसमें हल ही नहीं निकलेगा, हल निकालना मुश्किल है। साथ में इस तरह के युग्म को हम लोग असंगत बोलते हैं, ठीक है। असंगत का दूसरा नाम विरोधी है। देखिए, इधर अ है तो इधर अ नहीं है, और इधर अ नहीं है तो इधर अ है, तो ध्यान रखेंगे। असंगत का दूसरा नाम विरोधी होता है। क्लियर है? और इस तरह की रेखाएं समांतर होती है। इसमें जो दोनों रेखाएं खींचा जाएगा, दोनों समांतर होगी एकदम, कहीं दूसरे को काटेगी नहीं, कहीं मिलेगी नहीं, एकदम समांतर होगी। क्लियर है? तो यह 9 स्टेप है। अब केवल 9 स्टेप याद कर गए तो इसी में से हर साल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। साथ में अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार इसे देखें, जिससे काफी क्लियर हो जाए, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अपने नोटबुक पे इसे उतार ले। कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। अब देखें, अब इसका ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं, ठीक है। जो विरोधी समीकरण होते हैं दूसरे कितने हल होते हैं, तो यह तो विरोधी है, यह भी अविरोधी, विरोधी यह है, ठीक है, विरोधी यही ना है। तो विरोधी युग्म के कितने हल होते हैं, तो इसका आंसर है कोई हल नहीं। विरोधी का कोई हल नहीं है, तो विरोधी का कोई हल नहीं, तो सी आंसर सही है। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 कह रहा है कि अविरोधी युग्म किसे कहते हैं, अविरोधी किसे कहते हैं। तो अभी मैंने तुरंत लिखा, अविरोधी का दूसरा नाम क्या है? संगत युग्म। अविरोधी का दूसरा नाम क्या है? संगत युग्म। तो इसका आंसर होगा संगत युग्म। चलो अपने ऑब्जेक्टिव नंबर 3 को बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव 3 कहता है कि यदि समीकरण का a1x b1y + c1 तथा इतना, क्या द्वितीय हल कब होगा, ठीक है। अद्वितीय हल कब होगा, तो हमने तुरंत पढ़ा है अद्वितीय हल होने की शर्तें a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। आप लोग इसको याद कर लेंगे, क्योंकि आप जब परीक्षा में जाएंगे ना तो आपके बोर्ड पे ही नहीं रहेगा।
अभी बोर्ड पे इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ कि अभी आपको याद नहीं है तो समझाना मुश्किल हो जाएगा हमको, ठीक है, इसलिए बोर्ड पे रखा हूँ, इधर कॉर्नर में लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसे याद कर लेंगे क्योंकि मैं वही ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ जो बोर्ड में आया है या बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अद्वितीय समीकरण के हल के लिए क्या होता है, देखे तो a1/a2 बराबर होता है, नहीं होता है b1/b2 के। तो ऑप्शन ए गलत है, बी भी गलत है, इसका ऑप्शन सी क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में केवल एक ही समीकरण दिया है, ठीक है, दो समीकरण नहीं दिया, देखे केवल एक ही समीकरण है। आई जितना प्रोसेस है इस सब दो समीकरण के लिए है, क्योंकि देखिए a1/a2 दो समीकरण है, तब ना a1 पहला समीकरण का है, a2 दूसरा समीकरण का है। तो यह सभी प्रोसेस होता है वो दो समीकरण के लिए होता है। लेकिन जब आपको एक समीकरण दे दिया कहे कि कितने हल होंगे, तो एक समीकरण के x का मान रखेंगे तो y का मान दूसरा आ जाएगा, x का मान रखेंगे फिर तो y का मान बदलता रहेगा। तो याद कर ले शॉर्ट में केवल एक समीकरण का हमेशा अनेक हल होता है, ठीक है। दो समीकरण होने पे ये सब कंडीशन लगेगा, ये सब कंडीशन दो समीकरण के लिए है, नो कंडीशन। लेकिन केवल आपको एक समीकरण दे दिया कहे कितने हल होंगे तो इसको रट जाए, एक समीकरण का हमेशा अनेक हल होंगे, हमेशा अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे, कुछ भी बोले कुछ भी ऑप्शन में रहे। तो 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ। चलो अपने ऑब्जेक्टिव 5 को बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 क्या कहता है, कहता है कि यदि समीकरण 3x - 2y + 1 = 0 के लिए x का मान दे दिया 1 और y का मान दे दिया k, तो हमें k का मान निकालना है। क्लियर है। तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, या 2 अंक के भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले जो दिया है क्या दिया है समीकरण, तो 3x - 2y + 1 = 0 दिया है। क्लियर है। अब जो x का मान दिया है वह x के स्थान पर रख देंगे, और जो y का मान दिया है वह y के स्थान पर रख देंगे, तो अपने आप से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो x का मान क्या किया 1, तो x के स्थान पर 1 रखा है, तो 3 × 1 - 2। y का मान क्या रखा है, y का मान k रखा है। देखें x का मान 1 है तो हमने x के स्थान पर 1 रखा, y का मान k है तो हम y के स्थान पर k रखेंगे, k + 1 बराबर क्या हो गया 0। जब गुणा करेंगे तो 3 - 2k + 1 = 0। अब देखें हम अच्छी तरह जानते हैं प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो 3 गो एगो क्या होगा 4 गो, 4 - 2k = 0, +4 उधर गया तो -4, -2k = -4, क्योंकि हम जानते हैं आगे +4 उधर जाएगा तो -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, k बराबर क्या होगा 4/2 मैंने क्या हो गया 2, ठीक है। देखिए इधर प्लस रहता है तो पीछे जाता है तो माइनस हो जाता है, तो +4 है पीछे गया तो -4, माइनस माइनस कट गया। अब इधर गुणा रहता है तो इधर भाग हो जाता है, तो k का मान क्या हो गया 2, तो इसमें k का मान क्या होगा 2 होगा। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 को पढ़ते हैं, ठीक है। मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 6 कहता है कि समीकरण निकाय kx + 3y = k - 3 तथा दूसरा समीकरण कह रहा है 12x + ky = k के अनंत हल होंगे तो k का मान बताएं। मतलब यहाँ पे समीकरण फर्स्ट यह है, समीकरण सेकेंड यह है, और कह रहा है इसमें k बीच में दिया है, तो k का मान निकालना है जब ये दोनों समीकरण के अनंत हल हो। अब हमें अनंत हल का कंडीशन ढूंढना है, तो देखें तो अनंत हल का कंडीशन कहाँ है इसमें, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अनंत हल का कंडीशन यहाँ है, ठीक है, अनंत हल का। तो अनंत हल होने का कंडीशन क्या है, देखा तो ये ना अनंत हल है, तो इसका कंडीशन क्या है, देखा तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखें ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें k का मान निकालना हो या p क्या कुछ भी कह दे, तो पहले देखेंगे कि कह क्या रहा है। तो देखो अनंत हल होने के लिए, ठीक है, तो जब अनंत हल होने के लिए कह रहा है तो पहला वर्ग मेरा होगा कि अनंत हल होने का कंडीशन देखेंगे। तो अनंत हल होने का कंडीशन यही है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो पहले इस कंडीशन को वहां पे रख देंगे। यह क्वेश्चन 1 अंक का भी आ सकता है, 2 अंक का भी आ सकता है, ठीक है। अब हम a1/a2 का मान लिखेंगे, तब हमने तुरंत सीखा है कि a1/a2 का मान क्या होता है, जो x का गुणांक होता है वो a1/a2 का मान होता है। तो x का गुणांक ऊपर क्या है k और नीचे क्या है 12, तो a1/a2 का मान हो गया, ठीक है। ऊपर x का मान है k, नीचे है 12। हम जानते हैं जो y का गुणांक होता है वो b1/b2 होता है, तो ऊपर क्या है 3 और नीचे क्या है k, तो b1 क्या हुआ b2 हुआ,
ठीक है, ऊपर क्या है देखे तो 3 और नीचे क्या है मेरा के है। आगे बढ़ेंगे, अब C1 बटा C2 का मान क्या होगा, तो हम अभी तुरंत जाने हैं जो बराबर में होता है C1 बटा C2 होता है। तो C1 बटा C2 का मान क्या दिया है, K माइनस 3 बटा K। एक बार और क्लियर करें, देखें जो x का गुणांक होता है वो A1 बटा A2 होता है, जो y का गुणांक होता है वो B1 बटा B2 होता है, और जो अकेला होता है वो C1 बटा C2 होता है। अब देखें अगर बराबर में 3 कंडीशन हो तो कोई 2 कंडीशन को बराबर में कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ बराबर में 3 कंडीशन है, तो इसमें कोई भी 2 कंडीशन को बराबर में करके सवाल को बना लेंगे। तो आगे ले 2 कंडीशन को बराबर में कर देना, कहीं भी देख ले बराबर में 3 कंडीशन हो, बराबर में 3 कंडीशन मतलब बीच में बराबर 2 बार लगा हो, तो कोई भी 2 को आपस में बराबर लेके बना लेंगे। तो हमने इस 2 को आपस में बराबर लेके बना लिया। तो हम जानते हैं जब इस 2 को आपस में लेके बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, K से K में गुणा होगा तो K स्क्वायर बराबर, जब 12 में 300 कर तो बढ़ती है 36, ठीक है। K से K में गुणा होगा तो K स्क्वायर होगा, क्लियर है। अब 12 में 300 कर तो बढ़ती है 36। उसके बाद हमने सीखा है कि इधर स्क्वायर हो और इधर से जब स्क्वायर हटता है, आगे LHS में स्क्वायर हो, जब LHS से स्क्वायर हटता है RHS में जाता है तो रूट में लग जाता है, साथ में प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है। तो K का मान क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा 36 और साथ में प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, ठीक है। केवल हम K का मान निकालेंगे तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा, रूट में आएगा साथ में प्लस माइनस दोनों लग जाएगा। अब बताए 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, मैंने प्लस माइनस क्या हो गया 6, मैंने यहाँ पे K का मान क्या होगा प्लस माइनस 6 होगा। अब ऑप्शन में दूंगे तो प्लस माइनस 6 है, देख रहे हैं कि 4 है 5 है 7 है, प्लस माइनस 6 नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा नॉन होगा। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 को पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 7 कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर होंगे तब रैखिक युग्म कैसा होगा, मतलब युग्म जो है वो क्या है समांतर है, ठीक है। तो समांतर वाला में जाएं, ठीक है, तब हमें देखना है कि रैखिक युग्म कैसा होगा, उसका कोई हल नहीं होगा, कि एक हल होगा कि 2 हल होगा कि अनगिनत हल होगा, ठीक है। तो किससे कंडीशन जोड़ना है, समांतर वाले से। हमें समांतर वाले में जाके देखना है कि उसका कितना हल होता है। तो यह तो प्रतिच्छेदी है, यह संपाती, यह समांतर है, देखो समांतर वाला कंडीशन आ गया। अब इसमें देखना है कितना हल होता है, तो इसमें देखना है कोई हल नहीं होता है, क्या होता है कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं, क्या ऑप्शन ए क्या है सही है, ऑप्शन ए क्या है सही है। अब ऑब्जेक्टिव नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 8 कहता है 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी है। देखें अब प्रतिच्छेदी से कंडीशन जोड़ना है कि क्या है प्रतिच्छेदी में, तो क्या है का कोई हल नहीं है, का एक हल है, का 2 हल है, का अनेक हल है। तो हम देखें प्रतिच्छेदी कहाँ है, तो यह तो समांतर है, संपाती, यहाँ पे प्रतिच्छेदी है, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी में देखें कितना हल होता है, तो कह रहा अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल को ही हम एक हल बोलते हैं, ठीक है। अद्वितीय हल बोले चाहे केवल एक हल बोले, दोनों का अर्थ क्या है सेम है। तो क्या हुआ का एक हल है। चलो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 9 में 2 समीकरण दिया है, कह रहा है इसके कितने हल होंगे। अब हमें बताना है कि कितने हल होंगे, ठीक है। तो हल होने के बताने के लिए सबसे पहले हम इसका A1 बटा A2 निकालेंगे, A1 बटा A2 निकालेंगे, फिर B1 बटा B2 निकालेंगे और फिर C1 बटा C2 निकालेंगे। उसके बाद कंडीशन जोड़ेंगे कि क्या आ रहा है। कहीं भी आपको 2 समीकरण दे दे, ठीक है, अब पूछे कितने हल हैं, चाहे कैसे युग में ऐसा कुछ कहे, तो हमारा वर्क है पहले A1 बटा A2 निकालेंगे, फिर B1 बटा B2 निकालेंगे, फिर C1 बटा C2 निकालेंगे। तो जब हम A1 बटा A2 निकालेंगे तो A1 बटा A2 का मान क्या है, जो x का गुणांक है तो ऊपर 2 है और नीचे क्या है 4 है, 2 बटा 4 मतलब हो गया 1 बटा 2। फिर हम निकालेंगे B1 बटा B2, B1 बटा B2 का मान क्या है, ऊपर 3 है नीचे 6 है, हो गया 3 बटा 6 1 बटा 2। फिर C1 बटा C2 निकालेंगे, C1 बटा C2 का मान क्या है, ऊपर 8 है नीचे क्या 7 है। मतलब हमने A1 बटा A2 निकाला तो 1 बटा 2, B1 बटा B2 निकाला 3 बटा 6 मतलब 1 बटा 2, C1 बटा C2 हो गया 8 बटा 7। अब कंडीशन मिलाएंगे तो क्या है, तो हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 दोनों मान आपस में क्या है बराबर है, दोनों का मान 1 बटा 2 है। देखो तो A1 बटा A2 B1 बटा B2 दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो लिख देंगे A1 बटा A2 बराबर हुआ B1 बटा B2 के। लेकिन C1 बटा C2 बराबर नहीं है, ठीक है, तो बराबर नहीं हुआ C1 बटा C2 के। अब देखेंगे किसका कंडीशन है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब जा रहे हैं तो एक कंडीशन यहाँ है, इसमें देखेंगे क्या होता है, तो इसका मतलब है कोई हल नहीं, क्या है कोई हल नहीं, तो इसका आंसर होगा कोई हल नहीं। तो मैं बार बार बता रहा हूं कि केवल इतना याद कर लिए, ठीक है, तो
तो इसका ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपका एक समीकरण दिया है और x और y का मान दिया है, कह रहा है p का मान निकालें। काफी आसान है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या दिया है 3x प्लस पी वाई बराबर दिया है 7, 3x प्लस पी बराबर दिया है 7 और x का मान क्या दिया है, तो x का मान दिया है 2, तो x के स्थान पर भर देंगे हम लोग 2 प्लस पी, y का मान क्या दिया है, तो y का मान 1, तो y के स्थान पर 1 बराबर क्या हो गया 7, 3 दूना का 6 प्लस p बराबर हो गया 7, इसलिए p बराबर 7 माइनस 6 बराबर क्या हो गया 1, तो इसका ऑप्शन क्या है 1 से। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक के बटन जरूर दबाएं और साथ में SW जरूर बनाएं। चले अब हम लोग SW लेते हैं अपना। ये रहा कल का आपका SW जो 10 अंक के हैं। मैं देखना चाहता हूं कि कौन विद्यार्थी 10 में 10 लाता है। अगर आप इसे बना लेते हैं तो तुरंत इस व्हाट्सएप नंबर पे इसे आप डाल दें और अपना नाम भी लिख दें। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कौन विद्यार्थी इस 5वें क्वेश्चन को बना लेते हैं। थैंक्स।